नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं करंट अफेयर 2 अप्रैल 2026 का। आप सबसे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द YouTube चैनल। सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए। तो पहला सवाल है आपके स्क्रीन के सामने कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? हैदराबाद, बेंगलोर, अमरावती या पुणे में? तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है अमरावती। अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया जाएगा। भारत का क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में स्थापित किया जा रहा है, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। इसमें ये विकसित किया जा रहा है। इसको एक आधुनिक तकनीकी हब बनाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। ये जो परियोजना है भारत सरकार के नेशनल क्वांटम मिशन के तहत आती है, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था। किसके अंतर्गत आती है? ये भारत सरकार की नेशनल क्वांटम मिशन 2023 में उसको लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत आती है, जिसमें क्या था कि क्वांटम कंप्यूटिंग था, संचार था, सेंसर था और क्रिप्टोग्राफी था। क्या क्या था इसमें? क्वांटम कंप्यूटिंग था, संचार था, क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, सेंसर और क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। अमरावती को फ्यूचर रेडी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अमरावती क्या है? राजधानी आंध्र प्रदेश की अमरावती। इसको किसके रूप में? फ्यूचर रेडी स्मार्ट सिटी के तौर पे इसको विकसित किया जा रहा है। जिससे इसमें क्या है, हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च इन्फो सिस्टम बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये दक्षिण भारत का टेक्नोलॉजी कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा देखें तो क्वांटम कंप्यूटर जैसे एक पारंपरिक कंप्यूटर होता है। पारंपरिक कंप्यूटर किस में चलता है? बिट सिस्टम पे चलता है। बिट में क्या होता है? 0 या 1 होता है। ठीक है। जबकि ये क्वांटम कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर किस पे चलता है? क्यूबिट के ऊपर चलता है। क्यूबिट। क्वांटम कंप्यूटर किस पे चलता है? क्यूबिट पे। क्यूबिट में क्या होता है? 0 और 1 दोनों एक साथ होते हैं। क्या होता है? दोनों एक साथ होते हैं। इसमें क्या होता है? क्रमिक गणना होती है और इसमें होता है समानांतर गणना। इसमें क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी गणना। इसकी क्षमता जो है सीमित होती है, सीमित क्षमता होती है इसमें। और ये है कंपेरेटिवली क्या होता है? अधिक शक्तिशाली होता है। ये जो है सुपर पोजिशन होता है ना, कि एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकता है। एंटेंगलमेंट की बात करते हैं, जो क्यूबिट्स है वो आपस में जुड़ी हुई रहती है। ये जो नेशनल क्वांटम मिशन था,
नेशनल क्वांटम मिशन जो 2023 में लागू किया गया था, NQM नेशनल क्वांटम मिशन, ये 2023 से 2031 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। 2023 में किया गया था, 2023 से 2031 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। और इसका बजट कितना था? बजट था लगभग 6,000 करोड़, लगभग 6,000 करोड़ रुपए का इसको बजट दिया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? 50 से 1,000 क्यूबिट्स के क्वांटम कंप्यूटर बनाना था। ठीक है, 50 से 1,000 क्यूबिट्स के क्वांटम कंप्यूटर बनाना था। इसका मिशन था, इसका जो लक्ष्य था इसका कि 50 से 1,000 क्यूबिट। क्यूबिट क्या होता है कि 0 और 1 दोनों एक साथ काम करते हैं। क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर बनाना था, कि क्वांटम कंप्यूटर बनाना। तो भारत में क्वांटम कंप्यूटर कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो बना रही हैं? कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो क्वांटम कंप्यूटर बना रही है? तो इसके लिए IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, इसके अलावा कौन सी है? IIT मद्रास, IIT मद्रास, एक है DRDO, एक है इसरो। ठीक है, भारत की जो पहली क्वांटम कंप्यूटर क्लाउड सेवा है वो किसने विकसित की है? वो अमेजन वेब सीरीज के साथ सहयोग से विकसित की जा रही है। रिसर्चर्स को क्वांटम एक्सेस प्रदान किया गया है। क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग क्या है? ये ड्रग डिस्कवरी के लिए, साइबर सिक्योरिटी, मौसम पूर्वानुमान, वित्तीय मॉडलिंग, AI या मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग में अग्रणी मतलब कौन कौन से ऐसे देश कंट्रीज हैं जो इसका इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं या बहुत आगे हैं? तो उसमें बात करें अमेरिका, चीन, जापान और यूरोपियन यूनियन। भारत अभी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो अब हम शुरू देखते हैं, इसका रिवीजन करते हैं कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में? अमरावती में। अमरावती क्या है? राजधानी किसकी? आंध्र प्रदेश की। ये किस मिशन से जुड़ा हुआ है? तो मिशन का नाम है नेशनल क्वांटम मिशन। कब लॉन्च होता है? 2023 में लॉन्च होता है। कब तक के लिए? 2031। इसमें कितने रुपए का बजट या सैंक्शन हुआ था? 6,000 करोड़ रुपये, 6,000 करोड़ का। इसका टेक्नोलॉजी बेस क्या था? क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर था। क्या उपयोग था? AI, साइबर सिक्योरिटी और रिसर्च में। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइड्स ऑफ टाइम, इंडिया हिस्ट्री थ्रू मोरल इन पार्लियामेंट। ये पुस्तक किसने लिखी है? अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति, शशि थरूर या अमर्त्य सेन? किसने लिखी है? क्या इसका आंसर क्या होगा? सही बताइए। इसका क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर है, सुधा मूर्ति। टाइड्स ऑफ टाइम, इंडिया हिस्ट्री थ्रू मोरल इन पार्लियामेंट, ये पुस्तक लिखी है सुधा मूर्ति ने। इसके लेखिका कौन है? सुधा मूर्ति है। ये पुस्तक जो है भारत के संसदीय भवन में बनी भित्ति चित्र मूरल्स के माध्यम से भारत के इतिहास को दर्शाती है। मूरल इसको बोलते हैं भित्ति चित्र। क्या चीज? भित्ति चित्र। इसमें भारत के प्राचीन के आधुनिक इतिहास को चित्रों के जरिए समझाया गया है। संसद भवन की दीवार पर बनी कलाकृतियों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक व्याख्या की गई है। यह पुस्तक कला और इतिहास दोनों का अनोखा संगम प्रस्तुत करती है। ये जो मूरल्स होते हैं, भित्ति चित्र होते हैं,
ये बड़े बड़े चित्र होते हैं जो दीवार और छतों पर बनाए जाते हैं। भारतीय संसद में मौजूद एक भित्ति चित्र जो भारत की सभ्यता, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं और महान व्यक्तित्वों को चरित्र करते हैं। सुधा मूर्ति का पूरा नाम है सुधा नारायण मूर्ति। क्या नाम है इनका? सुधा नारायण मूर्ति। ये क्या है? लेखिका है, इनका पेशा है लेखिका। लेखिका के साथ साथ ये समाज सेवक भी हैं। ये है समाज सेवी, तो ये इनका पेशा है। ये मतलब किस संस्था के साथ जुड़ी हुई है? तो ये है सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस की इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष रही है। क्या रही है? पूर्व अध्यक्ष। इनके पति का नाम है नारायण मूर्ति है। प्रमुख पहचान है सरल भाषण, प्रेरणादायक और सामाजिक विषयों पर इनका लेखन। इनकी प्रमुख पुस्तकें और देखें, इनकी प्रमुख पुस्तकें वाइज एंड अदरवाइज, द डे I stopped ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, और एक और देख लेते हैं, ग्रांड मास बॉय ऑफ स्टोरेज, ग्रांड मास बैग ऑफ स्टोरेज, ग्रांड मास बैग ऑफ स्टोरेज। और है 3000 स्टिचेज, 3000 स्टिचेज। ठीक है, ये जो भारत का संसद है जिसमें ये मुरली भित्ति चित्र बने हुए हैं, ये कहाँ पर है? दिल्ली में। कब इसका उद्घाटन हुआ था? नए वाले पार्लियामेंट का, नए वाले संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? नए संसद भवन का, संसद भवन 2023 में। संसद के भित्ति चित्र भारत की संस्कृति, इतिहास और विरासत को दर्शाते हैं। टाइड्स ऑफ टाइम, इंडिया हिस्ट्री थ्रू मुरली पार्लियामेंट, ये किसने लिखी है? सुधा नारायण मूर्ति ने लिखी है। इनका संबंध किससे है? इन्फोसिस फाउंडेशन से पूर्व अध्यक्ष रही है। इनका भी पेशा क्या है? लेखिका है, समाज सेवी है। ठीक है, इनकी कुछ पुरानी और पुस्तकें, प्रमुख पुस्तकें हैं वो इस तरीके की हैं जो लिखी हुई है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि DGCA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजीव बंसल, अरुण कुमार, वीर विक्रम यादव, संजय कुमार। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है वीर विक्रम यादव। वीर विक्रम यादव को DGCA का महानिदेशक नियुक्त किया गया। DGCA है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। DGCA है, ये है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। ठीक है, DGCA के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, इसका महानिदेशक वीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है भारत में नागरिक उड्डयन का जो रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेशन का काम रहता है। इसका मुख्य कार्य देश में विमानन सुरक्षा, लाइसेंसिंग और संचालन को नियंत्रित करना होता है। इसको ऐसे अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। मुख्य कार्य क्या है?
इसका एयरलाइंस को लाइसेंस देना, पायलट और क्रू मेंबर को सर्टिफिकेशन देना, विमान सुरक्षा मानकों की निगरानी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस नियम लागू करना और दुर्घटनाओं की जांच करना। ये जो हैं ये हमारे एक IAS अधिकारी हैं, प्रशासनिक और नीतिगत कार्यों में अनुभव है इनको। अगर हम बात करें कि हमारे प्रमुख एयरलाइंस कौन कौन से, प्रमुख एयरलाइंस प्रमुख एयरलाइंस के बारे में बात कर रहे थे हम कि हमारे भारत के प्रमुख एयरलाइंस कौन कौन से हैं। तो इसमें अगर बात करें तो आती है एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट आदि। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? DGCA जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय ये है नई दिल्ली में। कहाँ पे मेरे भाई? ये है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी होती है 1978 में। कब होती है? 1978 में। ये जो है ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके मानकों के आधार पर काम करता है। किसके मानकों के आधार पर करता है? ये करता है ICAO। ठीक है, ICAO की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय ICAO ये क्या? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? मॉन्ट्रियल के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि DGCA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? वीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया। ये क्या है? एक IAS अधिकारी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 1 अप्रैल 2026 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? कौन सा? 89, 90, 91, 92 कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 91, 91वां। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? स्थापना कब हुई RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की? इसकी स्थापना थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और 1 अप्रैल 2026 को ये कौन सा मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 91वां।
अब जो आरबीआई है, आरबीआई हमारा क्या है कि एक सेंट्रल बैंक है। आरबीआई हमारा क्या है? आरबीआई सेंट्रल बैंक है। आरबीआई सेंट्रल बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति को निर्धारित करता है, नियंत्रित करता है। आरबीआई की और क्या क्या कार्य है? आरबीआई के कार्य के मुद्रा जारी करना। आरबीआई के कार्य में देखा जाए तो मुद्रा जारी करना, मौद्रिक नीति बनाना, मौद्रिक नीति बनाना, बैंकों का नियमन, बैंकों का नियमन, इसको सरकार का बैंकर भी कहते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन, ये इसका काम है। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। इसकी स्थापना होती है कब? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है 1949 को। इसका पहला गवर्नर कौन था? आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर, आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? इसका पहला गवर्नर था ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? ऑसबोर्न स्मिथ। और पहला आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर, पहला भारतीय गवर्नर, आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? सी.डी. देशमुख। कौन? सी.डी. देशमुख। अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है ये आप बताएंगे, कमेंट करेंगे ये, ठीक है। मौद्रिक नीति में क्या क्या बनाता है, क्या क्या मॉनेटरी रेगुलेट करता है, जैसे कि रेपो रेट हो गया, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति की बात करें तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे रेपो रेट है। रेपो रेट के अलावा रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट। इसके अलावा CRR आता है, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, 91वां। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। पहला गवर्नर कौन था? ऑसबोर्न स्मिथ। इसका पहला भारतीय गवर्नर कौन था? सी.डी. देशमुख। वर्तमान में कौन है ये आप आंसर करेंगे, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका कार्य क्या? मुद्रा जारी करना, मौद्रिक नीति, बैंकों का नियमन, ठीक है। सरकार का बैंकर भी है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, ये सारे इसके काम हैं। मौद्रिक नीति में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR आदि को रेगुलेट करने का काम करता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल है अगला, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 कहाँ शुरू हुई है? टोक्यो, बीजिंग, उलानबाटर या बैंकॉक? तो क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर है, उलानबाटर के अंदर। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 इसकी शुरुआत हुई है उलानबाटर के अंदर। उलानबाटर मंगोलिया का शहर है ये, उलानबाटर मंगोलिया, ठीक है। ये प्रतियोगिता एशिया के शीर्ष बॉक्सर्स के लिए महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है, ठीक है। जो हम इसकी बात करें, उलानबाटर जो है ये दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी है, उनमें से एक है। यहाँ की मुद्रा मंगोलियन टुग्रिक है। प्रमुख नदी की बात करें तो पूल नदी है। भारत के प्रमुख मुक्केबाजों के बारे में देखें तो कौन कौन है? मैरी कॉम है, अमित पंचाल है और निखत जरीन है। अगला सवाल देखते हैं, इसके लिए इतना ही था इस क्वेश्चन में। अगला सवाल है कि भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात?
क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? है गुजरात में। तो भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन होता है गुजरात में। तो दूसरा संयंत्र गुजरात में स्थापित किया गया है। ये भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये जो पहले भारत सरकार के सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करना है। देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता जो है ना, वो चालक और कुचालक दोनों के बीच में होती है। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो एक एक कुचालक की तरफ काम करते हैं, कुचालक की भांति काम करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वो चालक की तरह काम करने लगते हैं। हालांकि उनकी कंडक्टिविटी चालकों की जितनी नहीं होती है, लेकिन उसमें वो गुण पाए जाते हैं। तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? हर जगह इनका उपयोग होता है। चिप्स के फॉर्मेट में, मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में, कार में, रक्षा उपकरण, AI, 5G टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरी थिंग, बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल होता है। अभी हमने देखा कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं सेमीकंडक्टर, ये एक पहल थी। कौन सी पहल थी? उसके तहत ये किए जा रहे हैं, वो थी सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, 2021 की। इसका उद्देश्य था कि चिप निर्माण को बढ़ावा देना है, विदेशी निर्भरता चिप के लिए निर्भरता कम करनी है और निवेश को आकर्षित करना है। तो भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए कौन कौन सी कंपनियां शामिल हुई? तो टाटा ग्रुप था, एक माइक्रोन टेक्नोलॉजी। तो अभी जो गुजरात में जो प्लांट स्थापित किया जा रहा है, वो विशेष रूप से माइक्रोन का प्लांट है। अब हम कुछ ऐसे देशों के नाम देख लेते हैं जो सेमीकंडक्टर के उत्पादन में अग्रणी हैं। सेमीकंडक्टर में अग्रणी देश कौन कौन से हैं? तो हम इसमें देखते हैं ताइवान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और चीन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या देखा हमने कि भारत में दूसरा सेमीकंडक्टर संयंत्र, उसका उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है? गुजरात में। किस मिशन से संबंधित है? सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम से। कब लॉन्च हुआ था ये? 2021 में। इसकी प्रमुख कंपनी कौन सी है? माइक्रोन टेक्नोलॉजी। प्रमुख कंपनी की बात करते हैं माइक्रोन टेक्नोलॉजी। अगला सवाल देखें। तो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि नागोया प्रोटोकॉल के तहत अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में शीर्ष देश कौन सा बना है? चीन, जापान, भारत या अमेरिका? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? तो इसका सही आंसर है भारत। नागोया प्रोटोकॉल के तहत अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में शीर्ष देश बना है भारत। ये नागोया प्रोटोकॉल क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जैविक संसाधनों के उपयोग और लाभ साझा करने के नियम निर्धारित करता है। यह समझौता कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये कब लागू हुआ था? ये नागोया प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? ये हुआ 12 अक्टूबर 2014 को। कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है BMC की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है? IAS दुर्गा शंकर मिश्रा, अश्विनी भिड़े, सीमा राव,
किरण बेदी। तो क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा? बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर कौन है? बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है अश्विनी भिड़े। क्या इसका सही आंसर है? अश्विनी भिड़े। बीएमसी बृहद मुंबई नगर निगम, बीएमसी बृहद मुंबई नगर निगम भारत का सबसे बड़ा नगर निगम है जो मुंबई शहर के प्रशासन, नगर योजना, स्वच्छता, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का संचालन करता है। हाल ही में अश्विनी भिड़े को बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अश्विनी भिड़े क्या एक आईएएस अधिकारी है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की वेस्ट फ्री सिटीज इनिशिएटिव में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? इंदौर, वर्कला, सूरत या मैसूर? क्या है इसका सही आंसर, क्या है? इसका सही आंसर है वर्कला। वेस्ट फ्री सिटीज इनिशिएटिव एक यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य है शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन और सस्टेनेबल शहर विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, तो भारत का कौन सा शहर बना? वर्कला। वर्कला शहर बना है भारत का, ये है कौन से स्टेट के अंदर आता है? यह आता है केरल में। तो भारत का पहला वेस्ट फ्री सिटीज इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत का पहला शहर कौन सा बना? वर्कला, केरल बना है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था स्वच्छता प्रबंधन, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और सस्टेनेबल शहर। ये किस मंत्रालय से संबंधित है? संबंधित मंत्रालय। इससे संबंधित है, तो ये स्थानीय नगर पालिका और इसके साथ यूएनईपी। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? मॉस्को, बीजिंग, नई दिल्ली या ब्रिसिलिया में? तो ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हो रही है? इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? जो फाउंडिंग मेंबर्स में अगर देखें तो ब्रिक्स आता है, इन पांचों को मिला करके बनता है ब्रिक्स। ब्रिक्स में मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स साउथ अफ्रीका। ये जो ब्रिक्स 2026 आ रहा है, 2026 कौन से क्रम का है? ये 18वां है। इसके विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो कहाँ पे हो रही है? नई दिल्ली में हो रही है। ब्रिक्स में भारत कब सदस्य बनता है ब्रिक्स का? का सदस्य बनता है 2001 में। ठीक है, 2021 में 2021 में क्या है, इसने ब्रिक्स की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। किसने अध्यक्षता करी थी? भारत ने। 2021 में भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता करी थी। नई दिल्ली में बैठक होने का महत्व कि भारत की वैश्विक भूमिका को बढ़ावा मिलना।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भवसागर केंद्र गहरे समुद्री जीवों का भंडार किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर, केरल। भवसागर केंद्र गहरे समुद्री जीवों का भंडार केरल में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं कि नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड किस भारतीय को मिला है? चेतन भगत, अरुंधति रॉय, जुम्पा लाहिड़ी और विक्रम सेठ। क्या इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी। तो अरुंधति रॉय को हाल ही में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार अमेरिका का एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। ये अमेरिका का एक साहित्य का पुरस्कार है, साहित्यिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये किसे मिला है अभी? ये अरुंधति रॉय को मिला है। अरुंधति रॉय ने अपनी समीक्षात्मक और उपन्यासात्मक रचनाओं के माध्यम से साहित्य और सामाजिक मुद्दों पर योगदान दिया है। अगर हम बात करें इसकी कि नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, इसको हम NBCC अवार्ड भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1974 में USA में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य साहित्यिक उत्कृष्टता किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? श्रेणियों की अगर बात करें तो श्रेणी कौन कौन सी श्रेणियों में दिया जाता है? तो एक तो उपन्यास में, जिसको बोलते हैं फिक्शन, नॉन फिक्शन मतलब गैर कथा, जीवनी को बोलेंगे हम बायोग्राफी, कविता मतलब पोइट्री। तो कौन से भारतीय लेखक हैं जिनको NBCC अवार्ड मिला है? तो वह अरुंधति रॉय। NBCC अवार्ड किससे संबंधित है? अमेरिकी साहित्यिक पुरस्कार है। ये अमेरिकी साहित्यिक पुरस्कार है। ये किस श्रेणी में दिया जाता है? ये फिक्शन, नॉन फिक्शन, बायोग्राफी, पोएट्री, इन सब में ये दिया जाता है। अगला और आखिरी सवाल देखते हैं कि उत्कल दिवस 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या झारखंड? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल किस राज्य का स्थापना दिवस है? ओडिशा का स्थापना दिवस है उत्कल दिवस। 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा भारत का 14वां राज्य है। ओडिशा भारत का कौन सा 14वां राज्य है? 14th स्टेट है। राज्य का नाम पहले ओडिशा प्रांत हुआ करता था, ओडिशा प्रोविंस। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा प्रांत को अन्य प्रांतों से अलग करके एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1947 में तो हम आज़ाद हुए थे और इसकी स्थापना थी 1936 में। ठीक है, तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? उड़ीसा का। इसके साथ ही ये लेक्चर समाप्त होता है और लेक्चर के लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा तो किस वजह से नहीं लगा, ताकि हम अपने आप में सुधार करें और अच्छा कंटेंट और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।